जब मैं कार्टून देख रहा होता था, तो मेरी मम्मी ना गुस्से में आके बोलती थी, हाँ ये कार्टून ही तुझे कमा के देंगे ना बड़े होके। बड़े होके उन कार्टून्स ने एक्चुअली कमा के दिया सबसे पहले। तथास्तु हो गया, तथास्तु वहीं पे हो गया। हाय, हाउ आर यू? Good. What about you, Soumya? कैसे हो? I'm absolutely fine. Thank you so very much for accepting the invitation and coming to our channel, The Drawing House. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला है और हमारे चैनल पे आप आए हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तू अपने स्लैग समझा। अरे नहीं। काफी। Alright, so let's start with the questions now. हम राइट ऑन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। Where exactly are you from, स्वप्निल? आप कहाँ से हैं? सौम्य, मैं एक छोटा सा कस्बा है यूपी में जिसका नाम है खुर्द। ओके। क्या नाम है उस जगह का, तो वहाँ की मेरी पैदाइश है, वहीं मैं पला बढ़ा। जब मैं 17 साल का था तो मैं खुर्जा छोड़कर दिल्ली आ गया था और 17 साल का था तब दिल्ली आया। तब से मैं दिल्ली में ही हूँ। 2005 में मैं दिल्ली आया था, तब से यहीं हूँ। 2005 में मैं भी दिल्ली आया था। वाह, क्या बात। 2005 was the time जब मैं दिल्ली आया था। I'm sorry मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आपने 2005 बोला मेरा भी दिमाग के घोड़े घर चल पड़े। So yeah, please continue. हाँ, तो बस मैं खुर्जा से हूँ, तो यूपी वाला जो है वो अभी भी है अंदर थोड़ा बहुत। और वो जो सारी बातें हैं कॉमिक बुक्स, एनिमेशन, कार्टून वगैरह देखने की, ये सब खुर्जा का ही है। क्योंकि दिल्ली में आकर तो ये ऑलमोस्ट बंद हो गया मेरा बिल्कुल। क्योंकि जब मैं दिल्ली आया तो मैं नौकरी करने आया था। अच्छा। तो जब मैं नौकरी करने आया था तो वो सारी चीजें फिर मैंने पीछे छोड़ दी। तो जितना भी मेरा नॉस्टैल्जिया है, जितनी भी मेरी इंटरनल ट्रेनिंग है, अपने अभी कंडीशनिंग है कॉमिक बुक्स को लेके, कार्टून्स को लेकर, वो खुर्जा में बनी हुई है सारी। दिल्ली आके मैंने फोकस करा। 2005 में मैं दिल्ली आया, काम करने लगा। 2009 तक मैंने कॉल सेंटर्स में काम करा। 2009 में मैंने कॉल सेंटर्स छोड़ के आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके। काफी शौक था और मैं फिल्में भी बनाना चाहता था, तो मुझे एक चांस मिला। तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर की एक जॉब पकड़ ली दिल्ली में एक स्टूडियो में। वहां मैं लिखता था और मैंने प्रोडक्शन वगैरह सीखा था, वीडियो प्रोडक्शन। उसके बाद आई मेट आलोक शर्मा, आलोक शर्मा। तो मैं और आलोक सर मिले, फिर संजय गुप्ता जी से मिले। हाँ जी। तो संजय सर के साथ जो एक बॉन्डिंग बनी, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। वो आज भी है। संजय का एक आदेश होता है कि स्वप्निल ये कहता है जी सर हो जाएगा। तो सर के साथ, आलोक भैया के साथ बॉन्डिंग है अभी भी, और उन्हीं की वजह से मैं राइटिंग में आया। संजय सर ने राइटिंग में पहला चांस दिया था मुझे। मैंने एक दिन ऐसी ईमेल कर दिया कि सर मेरे पास कुछ आइडियाज हैं कॉमिक बुक्स को लेके, स्टोरीज को लेके। अगले दिन मुझे संजय सर का रिप्लाई आता है ईमेल पे कि आकर स्टूडियो में मिलो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या हुआ ये, लेकिन मैं गया, मिला, और उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। मतलब he didn't have to do that. ऐसी कोई जरूरी नहीं था। वो मुझसे मिल सकते थे, हाय हेलो करके मुझे भेज सकते थे, अच्छा बेटा जाओ। नहीं, आइडिया सुने, बातें की। उसके बाद 1-2 मीटिंग और हुई। फिर एक दिन बोलते हैं कि लिखना चाहोगे? मैंने कहा हाँ सर। बस तब से शुरुआत हुई। वहां से लिखना शुरू करा, फिर आलोक भैया के साथ जुड़ा। आलोक भैया के साथ मिलकर हमने एनिमेशन लिखना शुरू करा, मैंने और आलोक भैया ने। रोल नंबर 21, अस्त्रा फोर्स और स्टैनली का चक्रा द इनविंसिबल, और बीच में भी लिखी थी हमने लेवल 10 के लिए। ओके। तो ये सारी। जब खुर्जा से एक युवक निकल कर आता है दिल्ली में, और अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो बैक देन आप you didn't even had the idea कि आप इस इंडस्ट्री में आने वाले हो, is it? आइडिया तो नहीं कहूंगा, इमेजिन काफी कुछ कर रखा था। क्योंकि मैं हाई स्कूल से ही मैंने दिल बना लिया था
कि मुझे फिल्म वगैरह में जाना है। एनिमेशन, कॉमिक बुक्स बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। फनी थिंग, मेरी मम्मी मुझे बचपन में बोलती थी कि जब मैं कॉमिक्स पढ़ रहा होता था या जब मैं कार्टून देख रहा होता था, तो मेरी मम्मी ना गुस्से में आके बोलती थी, हाँ ये कार्टून ही तुझे कमा के देंगे ना बड़े होके। बड़े होके उन कार्टून्स ने एक्चुअली कमा के दिया सबसे पहले। तथास्तु हो गया, तथास्तु वहीं पे हो गया। तो मुझे ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि मैं एनिमेशन में आऊंगा, लेकिन ये तो मैंने सोच रखा था कि मुझे फिल्म्स के लिए लिखना है, फिल्म्स बनानी है, तो वो मैंने पहले से ही सोच रखा था, बट एनिमेशन कोई आइडिया नहीं। फिर ये प्रोफेशनल राइटिंग की शुरुआत कब हो पाई और कैसे हुई, इस बारे में आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। प्रोफेशनल राइटिंग की शुरुआत हुई थी संजय सर के साथ, ऑब्वियसली। अच्छा। संजय सर वाज द फर्स्ट जिन्होंने मुझे चांस दिया, जिन्होंने भरोसा किया कि तू लिख। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि मैं 1-2 ड्राफ्ट लिखूंगा और संजय सर बोल देंगे कि यार ये जम नहीं रहा है, तो लेट्स नॉट कंटिन्यू। और मैंने ना मेंटली प्रिपेयर भी कर लिया था अपने आप को उस चीज के लिए। मैंने पहला ड्राफ्ट भेजा संजय सर को अपनी स्टोरी का, और जो रिस्पॉन्स वहां से मुझे मिला वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत पॉजिटिव। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने ना दोबारा ईमेल भेजा, सर आप मजाक नहीं कर रहे ना मुझसे। मैंने लिटरली लिख के भेजा, सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना मुझसे। वहां से जवाब आता है, जी मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहानी सच्ची है और हम छापेंगे इसे। तो उससे पहले क्या होता था कि बचपन में चंपक बालंस वगैरह पढ़ता था मैं। हाँ। तो मैं बहुत सारी कहानियां स्कूल के टाइम पर उनमें लिखकर भेजा करता था, एक भी कभी भी। तो अपने दिमाग में बैठ चुका था कि अपनी कहानी कभी नहीं पब्लिश होने वाली। तो संजय सर वो पहले शख्स थे जिन्होंने एक्चुअली उठाया, एनकरेज किया, पुश किया कि लिख। और उसके बाद पॉजिटिव एनकरेजमेंट भी मिला कि हाँ अच्छा है, गाइडेंस भी मिली कि इस तरह मत करो, ऐसे करो, थोड़ी टेक्निक्स बताई उन्होंने। बाद में आलोक भैया से मिला मैं, तो आलोक भैया के साथ मिलकर मैंने राइटिंग की बारीकियां सीखी कि राइटिंग एक्चुअली होती क्या है, राइटिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। तो आज मैं जैसा भी राइटर आप मुझे मानते हो, चाहे अच्छा मानो चाहे बुरा मानो चाहे मीडियोकर मानो, इसका श्रेय संजय सर और आलोक भैया को जाता है। तो अच्छा हूँ तो आलोक भैया की और संजय सर की वजह से हूँ, बुरा हूँ तो भी उन दोनों की। आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं, बल्कि मैं इस इंटरव्यू से पहले मैं आई वाज जस्ट चेकिंग योर बायोग्राफी, और जो क्रेडिट्स निकल के आए हैं उनमें से कुछ मेरे बहुत बहुत फेवरेट क्रेडिट्स हैं। स्पेशली जब हम एनिमेशन की बात करते हैं, एनिमेटेड सीरीज की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मेरे बहुत मुझे बहुत पसंद हैं, मेरे फेवरेट्स हैं। जैसे कि रोल नंबर 21, ये एक ऐसा नाम है जो कि मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस बारे में जानना चाहते हैं, और व्यूअर्स को छोड़िए, पहले मैं जानना चाहता हूँ। मैं HCL में काम करता था, 2007-2008 की बात है। तो हेक्टिक माहौल होता था, आपका सिर्फ एक ही काम है, आप 8 घंटे बैठकर ट्रबल शूट करोगे इंटरनेट की प्रॉब्लम। अमेरिकन को प्रॉब्लम होनी है, आपको ठीक है। तो उस 8 घंटे के बीच में जो ब्रेक मिलता था मुझे, तो हमारे यहाँ HCL में ब्रेक रूम होता था। आप ब्रेक रूम में जाओ, टीवी वगैरह लगा हुआ है, तो मेरा ब्रेक कुछ इस तरह कोइंसाइड होता था कि मैं खाना खाने निकला हूँ, टीवी चलाया और मैं ऐसे ही ब्राउज कर रहा हूँ, तो कार्टून नेटवर्क पर रोल नंबर 21 आ रहा है। मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मैं काम करता हूँ और मैं रोल नंबर 21 बैठ के देख रहा हूँ। जबकि मैं ये कभी नहीं कहता कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए होता है, ये मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। रोल नंबर 21 ऐसा शो था जिसे मैंने खुद ने देखा और मैंने खुद ने बोला यार क्या शो है, वाह। तो फिर नौकरी छोड़ी, असिस्टेंट डायरेक्टर बना, संजय सर से मिला, आलोक भैया से मिला, बातें शुरू हुई। एक दिन आलोक भैया मुझसे पूछते हैं कि एनिमेशन लिखेगा क्या? मैंने कहा हाँ लिखूंगा। मैंने कहा कौन सा शो? बोलते हैं रोल नंबर 21 लिखेगा। मैंने तुरंत हाँ बोली। मैंने कहा बिल्कुल, बताओ कब से लिखना शुरू कर। तो 2010 था, 2010 के शुरू में, 2009 के अंत में हमने ये कोलैबोरेशन शुरू किया था, मैंने और आलोक भैया ने। रोल नंबर 21 हमने लिखना शुरू करा था साथ में आइडिएट करते थे, ड्राफ्ट्स लिखते थे और चैनल को स्टोरीज पिच करते थे। तो प्रोसेस ये होता था, आलोक भैया और मैं आइडियाज डिस्कस करते थे, स्टोरी का आइडिया, ऐसे होगी स्टोरी, ऐसे होगी। वो स्टोरीज का आइडिया चैनल पे जाता था,
चैनल को जो जो अच्छा लगता था वो हफ्ते वापस आता था और हम उसके ऊपर स्क्रिप्ट तैयार करते थे। और रोल नंबर 21 के आई सपोज उसके बाद ही आपको मौका मिला अस्त्रा फोर्स में वर्क करने का। प्लीज टेल अस। हमने आई थिंक 4 या 5 सीजन्स लिखे थे मिलकर। रोल नंबर 21 हुआ, उसके बाद एक मोनोटोनी आ जाती है क्योंकि आपको सारे कैरेक्टर्स पता है, आप नए कैरेक्टर नहीं ला रहे हो, तो थोड़ी देर बाद आप करने लगता है क्या करें, इतना कुछ लिख दिया, इतने सारे आइडियाज निकाल दिए, तो बर्नआउट होने लगता है। तो फिर आलोक भैया एक दिन फोन आता है कि अरे ग्राफिक इंडिया इज लॉन्चिंग अ न्यू शो, करेगा? मैंने कहा हाँ करेंगे। एंड ही सेड अमिताभ बच्चन है इसमें। मैंने कहा अरे वाह, फिर तो जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो वहां से अस्त्रा फोर्स की शुरुआत हुई। अस्त्रा फोर्स के लिए मैं ये कहता हूँ कि अस्त्रा फोर्स जो कंसीव हुआ था, मैं उस से ही अस्त्रा फोर्स के साथ जुड़ा हूँ, उसके कंसीव होने से और उसके पूरे। तो अस्त्रा फोर्स वाज लाइक अ बेबी फॉर अस, मेरे और आलोक भैया के। रोल नंबर 21 हमें मिला था, एक प्रॉपर्टी हमें मिली और हमें बोला गया कि कहानी बना दो। अस्त्रा फोर्स एक्चुअली हमारा शो है। ऑलराइट। एंड जब आप इस तरीके के एनिमेटेड सीरीज के लिए वर्क कर रहे होते हैं, जब आप स्टोरी लिख रहे होते हैं, कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे होते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली गोज ऑन इनसाइड योर हेड? बिकॉज लाइक हम बात करें अस्त्रा फोर्स की, तो ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो उसका मेन कैरेक्टर है वो अपने आप में ही एक लिविंग लेजेंड है, अमिताभ बच्चन। तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग द स्टोरी, उस स्टोरी के लिए जो आप कैरेक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में प्लीज बताइए। वो आपके दिमाग में एज अ राइटर चलता क्या है? सौम्या, सबसे बेसिक चीज जब आप कोई स्टोरी सोच रहे होते हो, सबसे पहले आप सोचते हो कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या पैदा करोगे, क्योंकि आपके पास कैरेक्टर्स हैं, आपके पास एक एनवायरनमेंट है जिसमें वो कैरेक्टर्स पहले से हैं, ठीक है, आपके पास पूरी सेटिंग है। अब आपको सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट सोचना है। ये होता है जब आप एक शो रन कर रहे हो, एपिसोड पे एपिसोड आ रहे हैं, तो आपको नया एपिसोड का आइडिया सोचना है। तो आप क्या करोगे, आप एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचोगे कि ओके, अब मैं अपने मेन कैरेक्टर्स को किस मुसीबत में डालूं। तो आप बेसिकली कुछ नहीं करते हो, आप एक मुसीबत का आइडिया सोचते हो कि किस किस तरह की मुसीबतें हो सकती हैं। कि रोल नंबर 21 में तो क्रिश सेंट्रिक था वो शो, तो हम क्रिश के लिए सोचते थे सब कुछ। अस्त्रा फोर्स में एक्चुअली जो कुछ भी सोचा जाता था वो नील और तारा के लिए सोचा जाता था, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स असल में वो दोनों थे। अमिताभ बच्चन अस्त्रा वाज द टाइटुलर कैरेक्टर अस्त्रा फोर्स, बट एक्चुअली मेन कैरेक्टर्स वाज नील एंड तारा। तो जो भी आप प्रॉब्लम सोचते थे, जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट सोचते थे, वो नील और तारा के लिए सोचा जाता था। और अस्त्रा का उसमें एक लिमिटेशन हमें सेट करना पड़ता था। तो आपको एक रेस्ट्रिक्शन, आपको एक लिमिट अपने कैरेक्टर के लिए बनाना पड़ता है कि अस्त्रा के पास अगर उसकी शील्ड नहीं होगी तो वो बेकार हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा। तो जहां हम नील और तारा को एक नई मुसीबत में डालने का सोच रहे हैं, साथ में हम ये भी सोचते थे कि इसमें अस्त्रा को हम कैसे एकदम फिश आउट ऑफ वाटर बना दें, एक ऐसी सिचुएशन में डाल दें जहां वो हेल्पलेस हो जाए। और यहां पर हम तीनों को एक साथ लेंगे और ये तीनों साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे। ओके, so as you're telling me about this story development process जो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से conflicts डाली जाती हैं कहानियों में, what about the times when you actually have to create the characters yourself? ऐसा भी तो आपके सामने challenges आते होंगे कि आपको characters बने बनाए नहीं मिलते हैं, आपको बनाने पड़ते होंगे, या characters या फिर supporting characters put up करने पड़ते होंगे। क्या ऐसा होता है? ओके, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मे बी a lot of people won't like the answer, but the thing is कि जब आप एनिमेशन में काम कर रहे होते हो, खास करके इंडिया में, आपके क्रिएटर एज अ राइटर आपके ऊपर ना काफी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है कि आपके पास एक लाइब्रेरी है कैरेक्टर्स की, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स पहले ही हमने बना दिए हैं, हमने अपने दिमाग से पहले ही कुछ क्रिएटर्स बना दिए हैं कैरेक्टर्स। आपको उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ खेलना है, क्योंकि क्रिएटिंग अ न्यू कैरेक्टर कॉस्ट मनी, पैसा लगता है एक नया कैरेक्टर बनाने में, एक नई लोकेशन बनाने में पैसा लगता है, नया बैकग्राउंड बनाने में पैसा लगता है। तो क्या हो गया कि अस्त्रा फोर्स है, अस्त्रा फोर्स का हमने सीजन 1 किया, तो सीजन 1 में
हमें थोड़ा फ्री हैंड मिलता है कि ठीक है आप कैरेक्टर बना लो, नए नई लोकेशन बना लो, लेकिन जैसी सीजन 2 या आगे के एपिसोड्स आते हैं, अब यहाँ पर प्रेशर आना शुरू होता है कि पुराने कैरेक्टर्स को लेकर आओ। समझ रहे? आप पुराने कैरेक्टर्स को लेकर आओगे। लाइव एक्शन में ऐसा नहीं होता है। लाइव एक्शन में क्या है, आपको पुराना कैरेक्टर लाना है, नया कैरेक्टर लाना है, आपको एक्टर को पैसा देना ही देना है, ठीक है? एक्टर को लाऊं या पुराने एक्टर को लाऊं, मुझे तो पैसा देना है, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनिमेशन में आपको पुराने कैरेक्टर्स लाने पड़ते हैं। तो जब भी होता था, जब भी हम डिस्कशन कर रहे होते थे कहानियों के ऊपर, तो जैसे कोई आइडिया आया कि भाई एक ना नया प्लेनेट है और उस पर नए तरह के एलियंस हैं, वो लोग आएंगे, तो बात होती थी एक काम करना, इसमें हम कौन सा पुराना एलियन और पुराना प्लेनेट इस स्टोरी में फिक्स कर सकते हैं कि नए की जरूरत ना पड़े, पुराने से काम कर ले। तो अब क्या कि आपने सोचा कि ये नया कैरेक्टर है और इसकी नई पावर्स हैं, और इन नई पावर्स से हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको और ज्यादा दिक्कतें होंगी, वो नए अपने बारे में कुछ नया सीखेंगे। अब यहाँ पर आपको बोला जाता है कि यार ये नया मत बनवा, ये पुराना रख ले यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, इस पुराने की पुरानी पावर्स आपको यूज करनी पड़ेगी, और दिक्कत ये है कि आपके हीरोज को इस कैरेक्टर को डिफीट करना पहले से ही आता है। तो अब क्या नया चैलेंज लाओगे कि ये पुराना कैरेक्टर ऐसी क्या नई चीज लेकर आया है? अब आप जिस तरीके से मुझे जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं बहुत ध्यान से आपकी बात को सुन रहा हूँ, और सुनते सुनते ही मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, जो कुछ भी आप मुझे बता रहे हैं, विद ऑल योर एक्सपीरियंस, वट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग, ये किसी भी न्यू कमर या किसी भी आर्टिस्ट के लिए, राइटर के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बल्कि होता है। और हम बात कर रहे हैं बीइंग एन इंडियन, बीइंग इन इंडिया, जहाँ पे मैं जहाँ तक समझता हूँ किसी एक खुर्जा से आने वाले, देहरादून से आने वाले किसी आर्टिस्ट के लिए कोई प्लेटफॉर्म, एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। यू कैन बिकम अ राइटर, कैसे, बट कहाँ से करूँ, क्या, कहाँ पढ़ूँ, मैं कहाँ जाऊँ करने के लिए? ये तजुर्बा जो आपने मुझे बताया अभी अभी, ये फिर कहाँ से मिलता है? यार सौम्य देखो, ये ना कैच 22 है। कैच 22 ये है कि ज्ञान है, ये आपको मिलता है काम करके, और काम आपको मिलेगा ज्ञान से। तो कैच 22 है, काम नहीं मिलता ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक काम नहीं मिलता। इट्स अ पैराडॉक्स। चक्कर में मैंने 2020 में एक चीज शुरू की थी, एक प्रोजेक्ट है मेरा, राइटिंग पर्सनल प्रोजेक्ट है मेरा। मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं ऐसी चीजें बताता हूँ लोगों को। तो इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाने की कोशिश की थी, रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता है मुझे, हालांकि फॉलोइंग इतनी नहीं है, लेकिन जो रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, जो मैसेजेस मेरे पास आते हैं, वो काफी ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कई बार मेरे। तो उस राइटिंग में मैं इसी तरह का ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। कि देखो, आपको कहानी लिखते कैसे हैं, डायलॉग्स कैसे लिखते हैं, ये आप सीख लोगे, आप ऑनलाइन कोर्सेज में सीख लोगे, लेकिन आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं काम करते वक्त, मैं वहां उनकी बात भी करता हूँ। जैसे जो मैंने, आप अगर राइटिंग सीखने जाओगे, आप कोई भी क्लास लो, Udemy पे ले लो, किसी भी चीज पे ले लो, वो आपको बता देंगे कि भाई देखो राइटिंग ये होती है, कॉन्फ्लिक्ट ये होता है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताया, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि आपको बोल दिया जाएगा भाई नया कैरेक्टर मतलब पुराने को लेके आए, और आप 25 एपिसोड बनाने एक सीजन, पुराने कैरेक्टर के साथ खेल के कैसे करोगे? इससे एक मजेदार इंस्टेंस याद आया। आई वाज डायरेक्टिंग चक्रा द इनविंसिबल के, वहां पे क्या हुआ, हमने सोचा कि क्यों ना अस्त्रा फोर्स के विलन हम चक्रा में लें। और हमने किया, अब अस्त्रा फोर्स के विलेंस चक्रा में ले आए और हमने यूनिवर्स मिला दिया दोनों का। हालांकि वो ऑफिशियल नहीं है, इस बारे में बात नहीं करता है, लेकिन आप देखोगे कि अस्त्रा फोर्स में जो विलेंस हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो बैकग्राउंड्स हैं, वो आपको चक्रा में मिलेंगे। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट चक्रा द इनविंसिबल, ये व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि चक्रा हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द लेजेंडरी स्टैन ली हिमसेल्फ फॉर ग्राफिक इंडिया, और उसके एनिमेटेड सीरीज पे आपने वर्क किया है। जब ये एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे होते हैं, चाहे वो अस्त्रा हो, चाहे वो क्रिश हो, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक
वो जो भीतर बैठा हुआ जो बच्चा है, वो बालक है, वो बड़ा मचलता होगा, वो बड़ा खुश होता होगा कि मतलब ये तो वो सपने हैं भाई जो देखा करता था मैं एक ज़माने में, वो पूरे हो रहे हैं भाई। कैसा लगता है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत डर लगता है, काफी डर लगता है, क्योंकि पता है ये जितना खेल है ये सब नॉस्टैल्जिया का खेल है। बिल्कुल। जब अपना कुछ बना रहे हो, मैं रोल नंबर 21 की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा मैं रोल नंबर 21 पे डरता था। अस्त्रा फोर्स तक आते आते मेरा डर थोड़ा निकल गया था। रोल नंबर 21 पे मैं बहुत डरता था। रोल नंबर 21 लिखते लिखते ये होता था कि स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले मुझे एंजाइटी हो जाती थी, मैं लिख नहीं पाता था। तो जैसी आइडिएशन तक ठीक रहता था सब कुछ, आइडिएशन तक मैं एकदम नॉर्मल हूँ। जैसे ही आइडिया फाइनल हुआ और बात हुई कि स्वप्निल अब तू ये स्क्रिप्ट कब तक दे रहा है, मुझे एंजाइटी हो जाती। क्यों? क्योंकि मुझे याद आता था कि मैं टेलस्पिन देखता हूँ, डकटेल्स देखता था, अलादीन देखता था, और मैं कहता था यार क्या शो बना, क्या एपिसोड है ये। एंड सडनली आई एम थिंकिंग यार मैं इतना अच्छा नहीं बना पाऊँ, मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाऊँ। तो जब आप वो चीज लिखने बैठ रहे हो ना, आपके दिमाग में वो चीज पीछे काम कर रही है, यार मैं नहीं लिख पाऊंगा इतना अच्छा, और वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है। पर धीरे ओवरकम करते हो इस फियर को, इस एंजाइटी को, और फिर आप अपने शेल से बाहर निकलते हो। अपार्ट फ्रॉम द एनिमेटेड सीरीज, आपके वर्क क्रेडिट्स में कुछ लाइव एक्शन वर्क्स भी आते हैं। रिसेंटली आई सपोज देयर इज अनदर टेलीविजन सीरीज, बब्बर का टब्बर। बब्बर, ओके, हाँ। सो ये इसके बारे में प्लीज बताइए। टेल मी आलोक भैया का, अगेन आलोक भैया का ब्रेन चाइल्ड है। हाँ, काफी टाइम से एक शो प्लान कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली के अप्स एंड डाउन दिखाए थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ गुल्लक के आने से पहले। गुल्लक तो काफी पॉपुलर हुआ है, ये गुल्लक के आने से पहले सोच लिया था उन्होंने, बहुत पहले। तो पहले शो का नाम था द प्रजापति। अच्छा। पर द प्रजापति इंट्रीगिंग नहीं है, इतना आपको अट्रैक्ट नहीं करता। तो आलोक फ्रेंड कॉल्ड दिव्या बब्बर, उन्होंने नाम उठाया बब्बर का टब्बर। टब्बर का मतलब होता है फैमिली। अच्छा। तो बब्बर का टब्बर, बब्बर की फैमिली। तो बब्बर शो का आइडिया उन्होंने बताया कि यार ऐसे शो है। मैंने कहा हाँ अच्छा है ये शो। फिर आइडिएशन वगैरह सब कुछ हो चुका। उसके बाद स्क्रिप्ट पे काम करा, स्क्रिप्ट पे काम करा, कास्टिंग हुई, शूट करा। ये पहली वेब सीरीज थी एक्चुअली जिसमें मैं राइटिंग के अलावा भी इन्वॉल्व, प्रोडक्शन में भी, पोस्ट प्रोडक्शन में भी। तो सीजन 1 तक पूरा मतलब सेट पे जाना, सब कुछ करना। और इसमें हुआ ये था कि शूटिंग शुरू हो चुकी थी और आखिरी के एपिसोड्स नहीं लिखे गए। तो होता ये था कि वहां शूट चल रहा है, आलोक भैया डायरेक्ट कर रहे हैं, और मैं और अर्श, हम दोनों राइटर बैठ के छाप रहे हैं आगे के एपिसोड, सेट पे बैठ के छाप रहे हैं हम दोनों। You also have experience of working on certain episodes as a director, is it? इसमें I suppose it was Chakra की कुछ I wrote and directed both. Okay. जो शॉर्ट्स हैं चक्रा के, जो एपिसोड वाले हैं, वो लिखे हुए हैं। ये एज अ डायरेक्टर जब आप एनिमेटेड सीरीज की बात करते हैं तो ये इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपके हाथ में? मैंने लिखा कुछ सोच के कि भाई ये चीज ना ऐसे दिखेगी, मैं कुछ और विजुअलाइज कर रहा हूं। एपिसोड आता है वो अलग ही कुछ और है, समझ रहे हो? वो एनिमेट करने वाले ने अपना अलग से एक विजुअलाइजेशन लिया और उसको लगा दिया। तो आपका जो आइडिया था और उसका जो आइडिया था वो अलग अलग है। और उससे मोटिवेशन में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है डायरेक्ट करने में कि आपको और एनिमेटर को सेम पेज पे होना पड़ता है। और मोस्टली क्या होता है, इंडिया में एनिमेशन आउटसोर्स किया जाता है क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो आपका जो शो कर रहा है वो मलेशिया में बैठा है और आप उसका नाम भी नहीं जानते हो क्योंकि आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी को आउटसोर्स किया है। तो आपका जो बंदा एनिमेट कर रहा है आप उसे जानते भी नहीं वो कौन है, और वो बंदा नहीं जानता लिखा किसने। तो सबसे ज्यादा यही चीज होती है कि आपको पता नहीं होता है कि वो आएगा कैसा जब तक वो आपके हाथ में आता नहीं एनिमेशन लिखते वक्त। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे आप कुछ लाइव एक्शन लिख रहे हो, लाइव एक्शन में आप लिख दोगे वो रूम में एंटर करता है, ठीक है,
अब डायरेक्टर अपने हिसाब से मूड बनाएगा कि इस रूम का क्या मूड है, वो उस हिसाब से सेटिंग का लेगा उस मूड। एनिमेशन में एज अ राइटर आपको लिखना पड़ेगा कि उस रूम में क्या क्या चीजें हैं, उस रूम की सेटिंग क्या है। तो जब आप डायरेक्ट कर रहे हो और लिख भी रहे हो, ये दोनों चीजें आपको हर स्टेज पे लेके चल रही है, क्योंकि एनिमेटर ने नहीं रखी कोई चीज, या एनिमेटर ने अपनी तरफ से कोई चीज रख दी जो कि वहां नहीं होनी चाहिए, फिर क्या करोगे? So there would be many students and many newcomers जो कि होपफुली इस वीडियो से, इस सेशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर लेंगे और अपने सवाल भी सामने रखेंगे। उनका एक सवाल जो मुझे हमेशा मेरे सामने आता है, चाहे मैं किसी भी आर्टिस्ट से या राइटर से बात कर रहा होता हूँ, और वो ये है कि सर हम भी राइटर बनना चाहते हैं, इवन आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो बहुत कॉमन सवाल हैं जिनके जवाब एक स्टूडेंट ढूंढता है। प्लीज आपका रिप्लाई। कॉमन क्वेश्चन तो है, पर ये ना बहुत मुश्किल सवाल भी है सौम्या, क्योंकि इसका ना कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं है। कि स्टीव मार्टिन का कहना है कि बी वेयर द एक्शन इज, मतलब आपको अगर कुछ बनना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां वो काम होता है। तो इस हिसाब से अगर आपको एक्टर बनना है, अगर आपको राइटर बनना है, या इस इंडस्ट्री में कुछ ही बनना है, तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, जब मैंने काम करना शुरू करा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं मुंबई गया ही नहीं था, मैंने दिल्ली से काम शुरू करा। आलोक भैया से मेरा कॉन्टेक्ट, और दिल्ली में बैठे बैठे मेरे पास काम आता था, अभी भी आता है मेरे पास, दिल्ली में बैठे बैठे काम आता है मेरे पास। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मुंबई में हो या दिल्ली में हो या कहाँ हो या देहरादून हो, प्रॉब्लम ये है कि आपकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है। अच्छा मानो इस बात को या बुरा मानो, लेकिन इस इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली टैलेंट और स्किल से ज्यादा नेटवर्किंग काम आती है। तो इसीलिए अगर आप एनिमेटर हो या राइटर हो या आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो इस फील्ड में, आई वुड सजेस्ट आप अपने आप को प्रमोट करो, लेकिन आपको ना अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा। आप बहुत सारी चीजें लिखो और उसे पब्लिश कर दो ऑनलाइन, और जितना हो सकता है प्रमोट करो उसे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको नोटिस करेगा और वहीं से आपकी नेटवर्किंग शुरू हो जाएगी। फ्रैंकली ये एक दिन या एक महीने में नहीं होता है, इट टेक्स इयर्स। ठीक है, मैंने आविर्भाव शुरू किया था, आविर्भाव शुरू करे हुए मुझे 2 साल हो गए। 1 साल तक मेरे ब्लॉग पे मक्खी नहीं फटकती थी। 2 साल बाद अब जाकर मुझे मेरे ब्लॉग पर रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है। पीपल एक्चुअली कम। मेरी पॉडकास्ट के दिन में 150 प्लेज होते हैं, बहुत बड़ी बात है ये वाकई में। मेरी पॉडकास्ट एक दिन में 150 बार मिनिमम सुनी जाती है, एवरेज व्यूज है मेरे पॉडकास्ट के एक दिन में 150। मेरे लिए नंबर बहुत मैटर करता है, तो ये नंबर मैंने 3 साल में निकाला है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि आज जो लोग आते हैं मीडिया से ना, मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ गई है। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं आज अकाउंट बनाऊं और 1 हफ्ते में मैं पॉपुलर हो जाऊं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं होता यार, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपको कोई नोटिस ही ना करे, फिर क्या करोगे आप? इतना चाहते हो आप लिखो, मैं हूं, मैं आपको टिप्स दे दूंगा, मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, लेकिन आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर मत आओ कि पीपल विल नोटिस मी एंड आई विल बिकम फेमस। यू वांट टू बी अ राइटर, देन राइट। डोंट बी अ राइटर टू बी अ राइटर, बी अ राइटर बिकॉज़ यू वांट टू राइट। बिल्कुल सही, बी अ राइटर बिकॉज़ यू वांट टू राइट, डोंट बी अ राइटर टू बी अ राइटर। दैट्स द न्यू मंत्रा फॉर टुडे। और जो कि आई होप हमारे जो नौजवान हैं वो समझेंगे। अगर इन्हीं नौजवानों में से, इन्हीं स्टूडेंट्स में से कोई आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो वो आपको कहाँ ढूंढे, कहाँ मिलेंगे आप? सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ, स्वप्निल नरेंद्र मेरा हैंडल है। बट इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी फॉर राइटिंग, फॉर हेल्प इन राइटिंग, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस इन राइटिंग, मेरा एक और हैंडल है राइटिंग वाइटिंग, राइटिंग WRITING और उसका वाइटिंग VITING, राइटिंग वाइटिंग। इंस्टाग्राम पे है, आप उस पे मुझे फॉलो करो, आप मुझे DM करो, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ उसको। आई हैव अ फ्यू पीपल
जो मुझसे पर्सनली कंसल्ट करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो आपने कुछ लिखा है, आप कहीं अटक गए हो, आई एम विलिंग टू हेल्प यू। ऑलराइट देन, इसी के साथ में स्वप्निल हम अपने इस सेशन के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, और इसी के साथ में मैं आपसे जानना चाहूँगा व्हाट एग्जैक्टली आर योर फ्यूचर प्लान्स राइट नाउ। क्या कर रहे हैं आजकल आप? स्वप्निल नरेंद्र आजकल किस चीज़ में बिजी है? यार स्वप्निल नरेंद्र आजकल 2-3 प्रोजेक्ट में बिजी हैं। स्वप्निल नरेंद्र एक तो यूट्यूब वीडियो डायरेक्ट कर रहे हैं प्राइमरीली, के अलावा स्वप्निल नरेंद्र आजकल अपना फोकस डाल रहे हैं कंटेंट क्रिएट करने में। मुझे 2020 आया कि आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो, वो ना एक दिन कभी भी गायब हो सकते हैं। 2020 में ये हुआ यार, हो गए मेरे। A lot of people owed me money. When I needed money, they just disappeared. So that was very heartbreaking था, प्रॉब्लम हो गई मुझे काफी। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, और ये बात मैं हमेशा अब बोलता हूँ लोगों को, जैसे कोई कहता है कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ या परफॉर्मर बनना चाहता हूँ, कि आपके पास ना सोशल मीडिया है, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इसे यूज करना सीखो। बिल्कुल। मेरी दिक्कत आर्ट स्कूल्स और राइटिंग स्कूल्स और राइटिंग कोर्सेज से ये होती है कि वो आपको राइटिंग और आर्ट तो सिखा देते हैं, वो आपको प्रमोशन नहीं सिखाते कि अपने आप को प्रमोट कैसे किया जाए, अपने आप को बेचना नहीं सिखाते। और अगर आप एक क्रिएटिव हो तो आज की डेट में जितना आपका टैलेंट मैटर करता है, उतना ही ये मैटर करता है कि आपको अपने आप को बेचना आता है या नहीं आता। आपको खुद को बेचना आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। उसके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, अपने काम को प्रमोट करो, पब्लिश करो, वहां पर ब्लॉग्स बनाओ। अगर आप राइटर हो, ब्लॉग्स बनाओ। आप एक्टर हो, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम, ये आपके प्लेटफॉर्म है, इन पे जाओ। तो आप ये सब करो, और इसके साथ आप अपनी कम्युनिटी फॉर्म करो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कम्युनिटी बहुत जरूरी है। मैं और सौम्या भी ऐसे कम्युनिटी के थ्रू ही मिले। बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, आप करो, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, लेकिन परसों मिलेगी। टैलेंट की कदर है, लेट होती है कई बार, लेकिन होती है। बिल्कुल, टैलेंट की कदर होती है। और हम इस नोट के साथ में कि हमारे इस छोटे से प्रयास के बाद और हमारे जैसों के प्रयासों के बाद आने वाली जनरेशन, जो न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं इन द कॉलेजेस, इन द कैंपस, इन द आर्ट कॉलेजेस एंड कैंपस, वो इस प्रयास को आगे बढ़ाने में उनको मदद मिलेगी। वो एक नई उम्मीद के साथ में, नई होप के साथ में वो आगे बढ़ सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सफ़र में आप और हम एक बार कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे, किसी और नए प्रयास के साथ में, एक नई कोशिश के साथ में, टू गाइड द स्टूडेंट्स, टू गाइड द आर्टिस्ट्स, टू गाइड द राइटर्स ऑफ कोर्स। और मैं चाहूँगा कि इस तरीके के सेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। स्वप्निल, अंत में मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल के लिए टाइम निकाला। एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ द ड्राइंग हाउस, मैं होप करता हूँ कि हम दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। आई होप सो। Thank you to consider me and to starting this thing where a lot of artists, a lot of creatives come together and know each other. जैसे तुम्हारे चैनल पे मैंने कई वीडियोस देखे जिनको मैं नहीं जानता था, and now I know them. और उनसे काफी उनके प्रोसेस के बारे में, उनके आइडियाज के बारे में। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये करा। अरे नहीं, it's perfectly fine. All right then, thank you so very much, Swapnil. Thank you so much. Bye. Bye.